नमस्कार दोस्तों, सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 25 सितंबर 2022 से सीजीपीएससी वृत्ति भर्ती परीक्षा प्रारंभ होने वाली है और इसलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के संग्रह जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और 2022 में होने वाली वृत्ति भर्ती परीक्षा में भी उन प्रश्नों के आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी प्रश्न छूटने न पाए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी, पुल्लिंग। अब इसका आंसर बी पुल्लिंग जो होगा, क्योंकि देखिए जो दही है, अगर आप बात करें इसके बारे में, तो जब भी हम दही के बारे में बात करते हैं हम इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे दही जम रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि दही जम रहा है। हम ये नहीं कहते कि दही जम रही है। ठीक है, तो दही जम रहा है और रहा है किस में लगता है? पुल्लिंग में लगता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा, इसका उत्तर होगा पुल्लिंग। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिया का मूल रूप कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धातु। अब देखिए क्रिया का मूल रूप से क्या मतलब है। देखिए क्रिया तो आप सभी जानते हैं, जैसे कि चलना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। तो जैसे कि आप लोगों ने 10वीं के सिलेबस में भी देखा होगा, 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं जब, कि संस्कृत में आप लोगों ने धातु रूप पढ़ा होगा। जैसे पट धातु पढ़ते थे हम, गच्छ धातु पढ़ते थे। तो पट क्या है? पट जो है वो पढ़ना क्रिया का मूल रूप है। और जो वो जो मूल रूप है, उन मूल रूप को हम क्या कहते हैं? उन मूल रूप को हम व्याकरण में धातु कहते हैं। आप याद रखिएगा इस चीज को। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना का मूल रूप क्या हो गया? पट। पट क्या होता है? धातु। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं खेलना, तो खेलना का मूल रूप क्या हो जाएगा? खेल। तो खेल जो है वो क्या कहलाएगा? वो धातु कहलाएगा। तो याद रखिएगा जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? देखिए आलस्य शब्द का विशेषण, तो देखिए दोस्तों जो विशेषण होता है, विशेषण क्या होता है? जो किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो आलस्य क्या है? आलस्य एक क्रिया है, तो इसका विशेषण क्या हो जाएगा? इसका विशेषता क्या बता रहा है? आलसी। देखिए कोई भी इंसान जैसे जो काम नहीं करता उसे हम क्या कहते हैं? आलसी है। तो आलसी क्या हो गया? जैसे मैं बोलूंगा कि महेंद्र आलसी है, तो आलसी क्या हो गया? महेंद्र की विशेषता बता रहा है कि जो महेंद्र है वो आलसी है। ठीक है, तो आलस्य का विशेषण क्या हो जाएगा? यहाँ पे आलसी हो जाएगा। देखिए तो इसका राइट आंसर क्या है? हमारा सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5। क्या क्या होते हैं एक बार हम बात कर लेते हैं। देखिए ये पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा। एक होता है पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये सारे के सारे 5 जो संज्ञा के प्रकार है इन्हें आप याद रखेंगे। ये हमेशा परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निरर्थक का संधि विच्छेद कौन सा है? तो देखिए निरर्थक को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाता है निह प्लस अर्थक, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, निह प्लस अर्थक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाथों हाथ कौन सा समास है? देखिए हाथों हाथ द्वंद्व समास है, कर्मधारय है या अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है? देखिए तत्पुरुष समास तो नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है। अगर आप लोगों ने समास की परिभाषा पढ़ी है तो आप लोगों को पता होगा द्वंद्व समास तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कर्मधारय समास के बारे में भी नहीं बता रहे हैं, तत्पुरुष समास भी नहीं है ये हाथों हाथ। तो ये सीधी सी बात है, ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखिए आप सभी को पता होगा कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें अव्यय जरूर होता है। देखिए अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होता है जो कि लिंग, काल या किसी भी चीजों की वजह से वो क्या होता है? उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे हाथों हाथ है, तो हाथों हाथ हम किसी के भी बारे में बात करें, जैसे मैं बोलूंगा कि सरिता ने हाथों हाथ सारे फूल बेच दिए। वही अगर मैं दूसरे लिंग के बारे में बात करूं, अगर मैं महेंद्र ले लूं, पुल्लिंग ले लूं, तो मैं कैसे बोलूंगा? अगर मान लेते हैं कि महेंद्र लड्डू बेचता है, तो मैं बोलूंगा आज महेंद्र ने सारे के सारे लड्डू हाथों हाथ बेच दिए। आज सरिता ने सारे के सारे फूल हाथों हाथ बेच दिए। तो देखिए ये जो शब्द है हाथों हाथ, ये
लिंग के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर मैं समय की भी बात करूं तो महेंद्र ने कल हाथों हाथ सारे लड्डू बेचे थे। महेंद्र ने आज सारे लड्डू हाथों हाथ बेचे। महेंद्र कल सारे लड्डू हाथों हाथ बेचेगा। देखिए ये शब्द कहीं भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये शब्द क्या है? एक अव्यय है। तो अव्यय किसमें होता है? अव्ययी भाव समास में होता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का या फिर पुर्तगाली भाषा का? तो याद रखिएगा जो वकील है वो अरबी भाषा से लिया गया है। जो वकील है, वकील वकालत, आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा, वकालत शब्द से लिया गया है वकील। और ये वकालत शब्द कहाँ से आया है? ये अरबी भाषा से आया है। और वकालत वकील ये दोनों के दोनों अरबी भाषा है। आप इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द है। देखिए कुसुमेशु का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? उत्तर नहीं होगा, काला भी नहीं होता, आकाश भी नहीं होता। इसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है कामदेव। वही कामदेव जिन्हें हमारे भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है पूर्वी हिंदी। देखिए मानक हिंदी क्या होता है? मानक हिंदी वह हिंदी होता है जिसका जो नियम होता है लिखने का और पढ़ने का वो पूरे के पूरे विश्व में लागू होता है। जैसे कि इसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा विद्यार्थी। अब देखिए विद्यार्थी क्या होता है? विद्यार्थी दो तरीके से लिखा जाता है। पहला तो इस तरीके से लिखा जाता है विद्यार्थी। दूसरा विद्यार्थी लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे कहीं भी अगर आप विद्यार्थी लिखते हैं, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो उसे गलत कर दिया जाता है और इसे सही किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो विद्यार्थी शब्द है यह एक मानक हिंदी है। यह मानक हिंदी के रूप में इसे लिया गया है और इसे मानक हिंदी के रूप में नहीं लिया गया है। तो ये मानक हिंदी के शब्द है इसलिए इसे ही सर्वमान्य माना जाता है। तो मानक हिंदी क्या होता है? जो कि सर्वमान्य होते हैं उन्हें मानक हिंदी कहा जाता है। और जो पूर्वी हिंदी होती है उसे मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है हमारे विद्वानों के द्वारा। तो इसका आंसर होगा पूर्वी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्रिका में लगे सही प्रत्यय का चयन कीजिए। देखिए पत्रिका, पत्रिका का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, अगर आप उसे तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा पत्र धन पत्रिका। पत्र धन इका। तो देखिए लास्ट में क्या है? यहाँ पे इका है। आप लोगों को पता होगा प्रत्यय, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे लगता है। एक होता है उपसर्ग और दूसरा क्या होता है? प्रत्यय। तो याद रखिएगा जो शब्द के आगे जो आगे लगा होता है उसे उपसर्ग कहते हैं और जो पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है? इका। तो इसका आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, इका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक? देखिए ऐतिहासिक नहीं बोलते, यह गलत है। ऐतिहासिक भी गलत शब्द है। अब ऐतिहासिक आप लोगों ने सुना है ऐतिहासिक बोलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक में कौन सा ऐतिहासिक? तो याद रखिएगा ए एनक वाला ए यहाँ पे लगता है। ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऐतिहासिक। एनक वाला ए रहेगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी या उर्दू? देखिए देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, ये याद रखिएगा। देखिए लिपि क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लिपि मतलब वो जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी भाषा को लिखते हैं। जैसे कि आप अंग्रेजी में ए बी सी डी इस तरीके से जो हमारे लेटर्स होते हैं जेड तक, इनका इस्तेमाल करके हम अंग्रेजी भाषा लिखते हैं। तो एक हमारा अंग्रेजी लिपि हो जाता है। दूसरा हम हिंदी में देखते हैं अनार का, आ आम का, इस तरीके से स्वर होते हैं कुछ और कुछ व्यंजन होते हैं क ख ग ऐसे करके ज्ञ तक। तो इन वर्णों का यूज करके जो लिखा जाता है उसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। लिपि मतलब जब हम किसी भाषा को लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे ये जो हम वर्णों का इस्तेमाल करते हैं इन्हें हम लिपि कहते हैं। याद रखिएगा इस बात को। तो देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है। निम्न में देशज शब्द कौन सा है? देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि देशज शब्द क्या होता है। तो वे शब्द जो कि भारत देश से ही उत्पन्न हुए हैं उनको हम देशज शब्द कहते हैं। देखिए अगर हम बात करें कागज की, कागज शब्द हम भारत देश में नहीं कहते थे, पहले हम पत्र
का इस्तेमाल करते थे, कागज तो था ही नहीं। तो पत्र होता था, ताम्र पत्र वगैरह आप लोगों ने देखा होगा। पत्र के माध्यम से हम कोई भी चीज किसी को लिखते थे। तो कागज जो है वो देशज शब्द नहीं है। हवा, हवा भी देशज शब्द नहीं है। वायु शब्द का इस्तेमाल किया जाता था हमारे देश में। ट्रेन तो अंग्रेजी शब्द है। तो बच गया क्या? पगड़ी। तो हमारे देश में प्राचीन काल से ही पगड़ी पहनी भी जाती है और इस शब्द का आविष्कार भी हमारे ही देश में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द विदेशी भाषा से नहीं आया है? शादी। देखिए शादी तो विदेश से ही आया हुआ है, क्योंकि हमारे देश में विवाह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, शादी का नहीं। साबुन, हमारे देश में तो साबुन था ही नहीं, मिट्टी से लोग नहाते थे। तो साबुन कहाँ से आया है? साबुन जो है वो विदेश की देन है और साबुन शब्द भी विदेश से आया है। ट्रेन इंग्लिश शब्द है, सबको पता है। तो बच गया क्या? कबड्डी। कबड्डी हमारे देश का ही एक खेल है, हमारे देश में इसका आविष्कार हुआ है। अगला प्रश्न है, आंख लगना मुहावरे का अर्थ है। देखिए आंख लगना मतलब क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर लोगों को बातें करते सुना होगा कि यार कल मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। तो आंख लग गई मतलब क्या होता है? वो सो गया था वो आदमी, यानी उसे नींद आ गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंख लगना मतलब नींद आना। अगला प्रश्न है, लंगोटी में फाग खिलना का सही अर्थ क्या है? देखिए लंगोटी में फाग खिलना, अब लंगोटी का यहाँ पे एक तुलना किया जा रहा है दरिद्रता की, और फाग खेलना का मतलब यानी कि होली खेलना। और होली खेलना यानी कि क्या हो गया? आनंद मनाना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है हमारा दरिद्रता में आनंद मनाना। अगला प्रश्न है, विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या समूहवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो विजयदशमी है जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ना ही वो समूहवाचक संज्ञा है, ना ही वह भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति का नाम होता है उससे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, स्वाश्रित वर्ण को कहते हैं। देखिए स्वाश्रित वर्ण, वर्ण हमें पता है क्या होते हैं। जैसे कि कुछ वर्ण होते हैं स्वर वर्ण होते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं। देखिए अ से लेके अह तक हम जानते हैं क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क से लेके ज्ञ तक क्या होता है? हमारा व्यंजन होता है। स्वाश्रित वर्ण मतलब क्या होता है? स्वाश्रित मतलब स्व आश्रित, मतलब वह वर्ण जो कि खुद पर आश्रित होता है, किसी और वर्ण पे आश्रित नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन क्या होता है? सारे के सारे व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? वह स्व आश्रित नहीं होते, वह दूसरे पर आश्रित होते हैं। किस पर आश्रित होते हैं? स्वर पर आश्रित होते हैं। और स्वर एक ऐसा वर्ण है जो कि किसी पर आश्रित नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा। व्यंजन में जैसे आप क बोले क, तो देखिए क में अ जुड़ रहा है, ख ख में भी अ जुड़ रहा है, ग ग में भी अ जुड़ रहा है, गा बोलूंगा तो आ जुड़ रहा है, मैं बोलूंगा मी तो मी, म में ई जुड़ रहा है। ये सारे क्या है? व्यंजन जब हम बोल रहे हैं तो वह किसी दूसरे वर्ण पे भी आश्रित है, दूसरे वर्ण का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब हम स्वर बोलते हैं अ आ ई उ, ठीक है, किस पे आश्रित है? किसी पे नहीं है, खुद पे ही आश्रित है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? स्वर वर्ण। च व्यंजन का उच्चारण होता है। जब आप च बोलकर देखिए अभी तुरंत च, तो देखिए जब आप च बोलते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान देखेंगे, च आपका जो जीभ है वो आपके दांत के ऊपर का जो हिस्सा होता है सामने का, उसे चिपक रहा है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तालु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तालु। जब हम च व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वह कहाँ से निकलता है? तालु से निकलता है। ठीक है, मतलब तालु का इस्तेमाल होता है वहां पे। दोस्तों आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होता है? जब आप लाइक करते हैं तो हमें उत्साह मिलता है आगे और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। हमें पता चलता है कि हाँ लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। तो आप लाइक जरूर करिए। अगर आपको कोई डाउट है या आप लोगों को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से पढ़ाई में, तो आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं, हम उसके लिए भी आप लोगों की सहायता करेंगे। और आप चाहें तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस तरीके से आप इसका फायदा ले पा रहे हैं वो भी इसका कुछ फायदा ले पाए, क्योंकि दूसरों की मदद करना मानव धर्म है। अब हम आपसे विदा लेते हैं, आते हैं हम हिंदी के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।